तो लास्ट क्लास तक हम लोग मोलालिटी और मोलालिटी इन दोनों के बारे में पढ़ चुके थे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के निकालने का मेथड। तो टोटल हमने 5 मेथड पढ़ लिया। आज हम 6 मेथड पढ़ेंगे और लास्ट मोल फ्रैक्शन। इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे जी? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसको स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है 2 मार्क्स में, एक्सप्लेन द मोल फ्रैक्शन। ये टर्म आता है, बोर्ड एग्जाम में आपका आया है, तो लिख लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में भी आता है डेफिनेशन, बिहार बोर्ड में तो थ्योरी आता है। तो ये सीधा डेफिनेशन पूछेगा कि मोल फ्रैक्शन क्या है। एक बात बताइए, इसमें कौन कौन टर्म चल रहा है जी? एक तो मोल्स और दूसरा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तभी मिलेगा, यानी कि मोल को किस में लिखना है? मोल को किस में लिखना है? फ्रैक्शन में, मोल ही मोल। और अगर सॉल्यूट का मोल निकाल रहे हैं तो सॉल्यूट को ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? नीचे टोटल मोल्स। टोटल मोल्स किसका होगा? सॉल्यूशन का। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यानी आपको समझ में आ गया कि मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या लिखिएगा? 2 कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो क्या लिखोगे? इट इज द रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल कंपोनेंट्स। टोटल कंपोनेंट ना, अच्छा वन कंपोनेंट का क्या? मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। तो बोलोगे इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट। आया समझ में? जिसको आप सॉल्यूशन कर सकते हो। चलिए जल्दी से डेफिनेशन लिखिए, ये 2 मार्क्स में आपका किसी भी बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो लिखिए इसका डेफिनेशन, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of moles of, it is the ratio of moles of one component, moles of one component, it is the ratio of moles of one component to the moles of total component, to the moles of total component। अब एक बात बताइए, अगर आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? 2, एक तो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो आप निकालना चाह रहे हो मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्यूट का। मान लिया हमें निकालना है मोल, देखो 2 मार्क्स का आएगा तो ये डेफिनेशन लिखना और एक फार्मूला जरूर लिख देना। यहाँ पे फार्मूला है, तो लिखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल को मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं, स्मॉल एक्स से, और सॉल्यूट के लिए क्या लगाते हैं? एस। ये ना लगाते हैं जी, ठीक। अब इसका रेशियो निकालना है, तो 2 कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो बताइए ऊपर क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ, ये क्या है? मोल्स ऑफ, पढ़ो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और टोटल मोल्स बोला ना, टोटल मोल्स को इसका किसका? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो क्या लिखेंगे? सॉल्यूट का मोल और प्लस सॉल्वेंट का मोल। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया? ठीक, तो लिख लीजिए। इस फार्मूला को थोड़ा आगे बढ़ाइए, एक तो ये आपको समझ में आ ही रहा है, दूसरा इसमें हम इसको आगे करें तो आप मोल का डेफिनेशन जानते हो। मोल हमने पढ़ा है ना जी, मोल क्या होता है? WS, हाँ, गिवन मास बाय मोलर मास। तो हम NS की जगह क्या लिख सकते हैं बताइए? WS बाई MS। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अच्छा फिर से NS की जगह क्या लिखेंगे? WS बाई MS। और सोल की जगह क्या लिखेंगे? W सोल, वाटर जो है, W सोल बाई M सोल। बोलिए कोई दिक्कत? ये हो गया फॉर्मूला मोल्स ऑफ किसका? सॉल्यूट का, ठीक है। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, अरे ये आपको याद है, इसके आप इसको ऐसा चेंज करके लिख सकते हो। अरे बात समझ में? ये नहीं रटना, यहाँ तक ही ध्यान रखना और इस तरह से बता सकते हो। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने मोल्स का फ्रैक्शन लिया भाई, एक मोल को दूसरे मोल से डिवाइड किया, जिसको निकालना उसको ऊपर रखते हैं, नीचे टोटल। आप लोग परसेंटेज भी निकालते हैं, सही ना निकालते हैं जी? मान लो किसी बच्चे का 85 आया मार्क्स, 100 मार्क्स का एग्जाम था, तो ऑब्टेन मार्क्स बाई फुल मार्क्स इंटू परसेंटेज निकालना तो 100, परसेंटेज नहीं निकालना तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा 0.85। आया बात समझ में?
तो वही ये बात फ्रैक्शन में बोल रहा है, लेकिन किसका फ्रैक्शन? मोल्स का। तो मोल्स वर्ड यूज किए, मोल फ्रैक्शन लिखा हुआ। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, मोल फ्रैक्शन बार बार इस चैप्टर में यूज होगा, इसका हम लोग फॉर्मूला बार बार यूज करेंगे, तो इसको लिख लीजिए। तीन चीज बहुत यूज होगा, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, ठीक है, तो राइट डाउन कर लो। तो इसी से सिमिलरली आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बता सकते हो, क्या होगा फॉर्मूला? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये आप ही बता सकते हो। एक्स से डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन को, और एसओएल सॉल्वेंट। तो आप बताइए फॉर्मूला क्या लिखें? NaSOL आर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कौन? NS प्लस NSOL। बाकी वो मास में तो आप जान ही रहे हो, W/MS कर लेना। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। चलिए एक एक करके बात करते हैं कि यहाँ पे ये सब क्या टर्म है जी। NS को क्या पढ़ते हैं, जिसे पूछेंगे वही बताना। आप लोग ना एक बार एक काम करो, लिख लो, फिर हम आपसे पूछते हैं। NSOL को क्या कहते हैं, आप खुद से लिखिए तो। WS को क्या कहते हैं, MS को क्या कहते हैं, फिर W सोल को क्या कहते हैं, और M सोल को क्या कहते हैं। इन सब का नाम जल्दी से लिखिए, जो लिख लीजिएगा कॉपी मुझे दिखाइएगा। इसका मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, N स्मॉल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आगे बोलिए, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या हो सकता है, जैसे एग्जांपल कुछ दे सकते हो? सॉल्वेंट में जनरली वाटर होता है, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, आगे बोलिए इसका। हाँ, मास ऑफ सॉल्यूट, हाँ। मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, बैठिए। मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इन सिंबल से अब कोई दिक्कत नहीं होगा, काफी फैमिलियर आप हो चुके होंगे। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन का भी डिफिनेशन आ जाए तो आप निकाल लेना, कोई दिक्कत इसमें किसी को? कल जो क्वेश्चन दिया था जेईई मेन का, आपको एक दिया था ना क्वेश्चन, उसमें था कुछ, रिकॉल कराएंगे क्या क्वेश्चन था, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन जो लिखा था, हाँ एक बोलो, बताइए, आप ही बोलो। हाँ, इसको मिक्स किया गया था किसके साथ? इट डिजॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखिए उस क्वेश्चन में दोनों चीज निकालने कहा था, एक तो मोलैलिटी निकाल ली आपने, और इसी में मैं बोलो फाइंड मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है? NaOH। तो आप निकाल सकते हो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, ठीक है, तो निकालिए जरा जल्दी से, क्या होगा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का। और बताइए, उस क्वेश्चन में ये भी पूछा था, मैं आंसर बता दूंगा ऑप्शन में, निकाल। आपको पता है इसमें सॉल्यूट कौन है, जो कम मात्रा में होता है उसको क्या मानते हैं? सॉल्यूट। तो यहीं पे तो हमको पता चल गया कि WS कितना है मेरा, 8 ग्राम। MS बताइए, मोलर मास निकालना आता है ना सबको, आप तो जल्द आसानी से निकाल सकते हो। सोडियम का कितना होता है? 23, इसका 16, ऑक्सीजन का और इसका 1, 40 ग्राम आएगा। चलिए इसमें बात करें, ये मेरा क्या है, वाटर किसमें लेते हैं हम लोग? सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट बताइए इसका क्या होगा? कितना है? 18 ग्राम। और सॉल्वेंट का मोलर मास क्या होगा? 18 ग्राम। अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हमको क्या चाहिए? आपको मोल्स ना चाहिए जी, आप तो ये फॉर्मूला लिख के डिवाइड करो, ये डायरेक्ट इसे करो, तो मोल्स निकाल ही लेते हैं। तो हम क्या जानते हैं? WS/MS। निकालिए कितना आएगा? 8/40, दैट इज 1/5। यही ना आएगा जी, 1/5, 1/5 ही रहने दो, या इसको आप चाहो तो ये क्या लिख सकते हो, 0.2, आप चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे N सोल निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए? 18/18, दैट इज 1। बोलिए कोई दिक्कत किसी को? ये मोल्स ऑफ सोल्स। अब आपको क्या पूछा है? मोल फ्रैक्शन, लेकिन किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला तो पता ही है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। चलिए सारी वैल्यू पता है ना आपको, ठीक है। क्या क्या वैल्यू है बताइए? ये कितना है? आराम से, 1/1 और सॉरी
ये 0.2 है और ये भी 0.2 है और ये 1 है। बताइए वैल्यू क्या आएगी? 0.2 और 1.2, इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं ना, डेसिमल रिमूव कीजिए, 2/12 दैट इज 1/6, आंसर कितना आएगा? 0.166 आ गया। ये मोल फ्रैक्शन में आएगा वैल्यू। सबका आया ये आंसर? बोलो किसी को दिक्कत इसमें? नहीं तो लिख लो जल्दी से। आपको एक बात बताऊं, मोल फ्रैक्शन का जब भी आंसर आएगा ना, एक से ज्यादा नहीं आएगा, एक से कम आएगा। ऐसा क्यों? देखो आंसर, क्योंकि आप हमेशा गिवन वैल्यू रखते हो और टोटल वैल्यू रखते हैं। टोटल वैल्यू तो बड़ी ना होगी जी, सॉल्यूशन नहीं बड़ा। देखो गिवन वैल्यू कितना छोटा सा और ये वैल्यू 0.2, तो बड़ी वैल्यू से अगर डिवाइड किसी वैल्यू को करोगे तो बताओ 1 से बड़ा हो सकता है क्या कभी? वो हमेशा मोल फ्रैक्शन क्या आएगा? 1 से छोटा आएगा। तो आप नेक्स्ट नोट इसी पे लिखो कि मोल फ्रैक्शन का वैल्यू सम करेंगे तो हमेशा कितना आएगा? 1 के बराबर आएगा। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ेंगे तो एक से ज्यादा नहीं आएगा। अरे भाई परसेंटेज में सही होता है ना, 70% आ रहा था दूसरा कितना होगा? 30% होगा। तो यहां तक लिख लीजिए। तो देखिए सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी, एक के बराबर होगी। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को जोड़ेंगे तो टोटल वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। तो बताइए मतलब एक वैल्यू तो खुद से 1 से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा छोटा ही आएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर एक वैल्यू हमें पता चल गई तो दूसरे को फॉर्मूला से इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुमसे कोई एक्स सोल पूछ दिया तो तुम क्या करोगे? 1 माइनस सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को घटा दोगे, निकल जाएगा। तो अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ देता कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है? वाटर, तो बताओ इस केस के लिए क्या आता आंसर? जल्दी से बता देते ना आप लोग, क्या बताते फिर? बताओ। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अगर आपसे पूछा तो क्या कीजिएगा? 1 माइनस और एक्सेस कितना है? 0.16। तो बताइए ये वैल्यू कितनी आएगी? 0.84 आएगा। बोलो कोई दिक्कत? तो ये समझ में आ गया कि इस तरीके से भी एक का पता चल गया तो हम दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए यहां तक। लिखिए मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। मोल फ्रैक्शन कैसा क्वांटिटी है जी? यूनिटलेस। इसमें यूनिट नहीं होगी कि ऊपर नीचे दोनों मोल है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी कैसा होगा? यूनिटलेस। इसमें कोई यूनिट नहीं होता है। और मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा जी? 1 होगा। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक? नहीं ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस पे करते हैं, जो आपके एग्जाम्स में भी पूछेगा वो करते हैं। देखिए एक नीट में पूछा है, 2 बार पूछा है, 2011 में, 2007 में, 2005 में, 2-3 बार पूछ दिया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, छोटा सा है। लिखिए क्वेश्चन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ बोर्ड पे, नहीं करता। ठीक है, कुछ बच्चों का तो बन चुका है, लेकिन आप लोग देखिए कहाँ पे आप फंस रहे हो। 1m, आप इसको क्या लिखोगे? ये क्वेश्चन है नीट का। 1m एक बस डाटा दिया है, m फॉर क्या पढ़ते हो? मोलालिटी। मोलालिटी का यूनिट मोल पर केजी, और इसको लिखना सिखाया है ना? क्यों सिखाया है? इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। अब बताइए 1 मोल सॉल्यूट किसमें प्रेजेंट होता है? हाँ लिखा होता है 1 kg, किसमें? वाटर में होगा ना जी। तो इज प्रेजेंट इन, इसको ही नहीं पढ़ते हैं, इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट जनरली क्या होता है? कुछ दिया मतलब समझ में आ रहा है कि वाटर में वो मौजूद है। इन 1 kg ऑफ वाटर, आपको मन है तो उसको सॉल्वेंट भी लिख सकते हो, सॉल्वेंट। बोलो ये बात समझ में आया? अब इससे गिवन डाटा तुम्हें मिल गया। क्या क्या डाटा मिला जी? ये पढ़ो, 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि NS की वैल्यू मिल गई। कितनी? लिखा हुआ तो है जी क्या ही दिक्कत है? बोलते नहीं हो आप लोग, जब बोलने का मौका देता हूं तो बोलते नहीं। ठीक है, तो NS कितना होगा? 1 मोल। आइए
अब हमको दो ही मोलना चाहिए जी, एक तो सॉल्यूट का मोल और एक सॉल्वेंट का मोल। सॉल्वेंट का मोल नहीं दिया है लेकिन मास बता दिया है। कितना मास है जी सॉल्वेंट का? हाँ, यानी कि डब्लू सोल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना डब्लू सोल। अच्छा 1 kg को हम चूंकि ग्राम में डील करते हैं तो ग्राम में क्या लिख सकते हैं? ठीक। अब इसका मोल निकालना है। क्या निकालना है इसका? मोल। तो मोल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? इसका मोलर मास। किसका मोलर मास? वाटर का। तो बताओ वाटर का मोलर मास तुम्हें नहीं पता? आता ना निकालने। किसका निकाल रहे हैं? सॉल्वेंट कौन है? वाटर। तो बताइए कितना आएगा? 2 + 16 दैट इज 18 ग्राम। तो बताइए क्या वाटर का मोल्स निकाल सकते हो आप लोग? वाटर का मोल्स कैसे निकलेगा बोलिए? बोलता नहीं है सर, बोलो जी। पहले किसको डिवाइड करेंगे? वाटर के मास को। वाटर के मास को किससे डिवाइड करेंगे? मोलर मास से। ठीक है, और दोनों वैल्यू हमको पता है। बताइए 1000/18 कितना आएगा? मोल्स ऑफ 55.5 इतना आएगा। आ रहा है समझ में? अभी दोनों पता है तो मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते हो सॉल्यूट का। यही ना पूछा जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट माने क्या निकालना है? एक्सेस। तो एक्सेस निकालना है तो क्या लिखेंगे? NS/NS + N सोल। अब बताओ NS भी तुम्हारे पास है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी है कि नहीं? तो ये आपको निकालना था। अब आगे के क्वेश्चन में निकालिएगा। वाटर का हमेशा इसी फॉर्म में देगा। समझ में आ रहा है? वाटर आपको डायरेक्ट नहीं बता देगा, सब डायरेक्ट बता ही देगा तो फिर निकालोगे। तो आप इनकी वैल्यू पुट करोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। अब आप निकालिए और बताइए कि कौन सा आंसर मैच किया। कुछ लोग बच्चे सी बता रहे हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिए। चलिए लिख लीजिए यहाँ तक। देखिए अब वैल्यू पुट कर लीजिए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1, ये भी 1 और ये कितना 55.5। इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा तो आप बता रहे हैं कितना आंसर आ रहा है? सी कितना है? 0.0177 और ये ऑप्शन सबका आ रहा है। ठीक है। अच्छा अगर इसी क्वेश्चन में बोल दिया कि ठीक है ये तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? बताइए कैसे निकालेंगे, खाली ये बताइए। हाँ पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। 1 माइनस 0.0177। देखो आप ध्यान से, हमने बोला था ना कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जब आएगी 1 से छोटी आएगी। देखो 1 से छोटी आ रही है ना, ये भी 1 से छोटी होगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन का वैल्यू। और कोई दिक्कत मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन में? नहीं ना? आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, हेनरी लॉ, रॉल्स लॉ, सब में आपको मोल फ्रैक्शन निकालने आएगा। तो ये एक टर्म है जिसको आप सीखे हो तो आगे के टर्म में यूज होगा। ठीक है, डायरेक्ट भी इस पे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं जो आप देख ही रहे हो एग्जाम में, लेकिन ज्यादातर उनमें आएगा क्योंकि उनमें फॉर्मूला में मोल फ्रैक्शन का टर्म आएगा। मोल फ्रैक्शन निकालने आना चाहिए फिर, है ना? तो हम यूज करेंगे। तो आगे क्वेश्चन इस पे और मिलेंगे हेनरी रॉल्स लॉ पे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहले बताओ, अभी तक हमने मात्र इस चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ा है, उसका नाम क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उससे हम क्या निकालते हैं? हाँ, उससे हम निकालते हैं कंसंट्रेशन। किसका? मतलब संख्या, अमाउंट निकालते हैं। किसकी? सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। अब भाई एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, उसमें शुगर कितना मिक्स है, वाटर कितना मिक्स है, ये हम बताते हैं कंसंट्रेशन के माध्यम से। मेनली आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट मेथड है। कौन कौन? कौन कौन? मोलालिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन। तीनों आपके सामने है ना फॉर्मूला, तीनों याद होने चाहिए बहुत अच्छे से। दूसरा, इस पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी करते चलते हैं। आपको कभी भी किसी भी बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये इसमें पूछेगा कि कौन सा मेथड टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सा मेथड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो एक एक करके हम बात करते हैं। तो पहला टर्म पढ़े थे मास परसेंटेज। बताइए ये क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? क्योंकि मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। अब बताइए वॉल्यूम परसेंटेज क्या है जी? वॉल्यूम तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब तीसरा पूछे, हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट जो डिपेंड करेंगे और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। आप लोग लिख लीजिए इस तरह से कौन कौन सा मेथड डिपेंड करेगा। चलिए, और कौन सा मेथड पढ़े थे? नेक्स्ट मेथड पढ़े थे मोलैरिटी। मोलैरिटी किस पे डिपेंड करेगा?
टेम्परेचर पे वो डिपेंड करेगा। क्यों? मोलैरिटी क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि उसके फॉर्मूला में क्या आता है? वॉल्यूम। तो जो जो वॉल्यूम आएगा वो डिपेंड करेगा। ठीक है। अच्छा, ये एक मिनट इसका कर देता हूँ। मास परसेंटेज क्या होता है जी? आपका इंडिपेंडेंट होता है। और वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। ठीक है। कहीं कुछ बोलने में गलती लिखा जाए तो आप बता दिया कीजिएगा। ठीक है। चलिए आप देखिए थर्ड नेक्स्ट मेथड क्या था? मोलैलिटी। मोलैलिटी बताइए। इंडिपेंडेंट। क्यों? याद रखिए मोलैलिटी जो थी उसके फार्मूला में कोई वॉल्यूम नहीं है, तो उसके फार्मूला में फिर क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फार्मूला ना बताओ, मास तो ठीक है। और फिर मास ऑफ किसका मास? सॉल्वेंट इन ग्राम या केजी जो भी है। चलो आ रहा है समझ में? ठीक, इसमें वॉल्यूम था। अच्छा नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड कौन था? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन सामने है, बताइए किस में आएगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? क्योंकि अगर मोल फ्रैक्शन भी बताओगे तो बताओ मोल्स ही ना लिखोगे जी। सॉरी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब बताओ मोल किस में लिखाता है? गिवन मास बाई मोलर मास। यानी इन टर्म शॉर्ट टर्म में कहे तो सब मास ही है, तो मास तो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कोई आप खोज लीजिएगा कि कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है। तो एक छोटा सा नोट आप लिख लीजिए, कभी भी आपको ये क्वेश्चन में मिल सकता है। ये फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। दूसरा टॉपिक अब हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ तक आप कंप्लीट कीजिए कि आप किसी चीज को मिक्स कर रहे हो, और जनरली हम लोग वाटर के रिस्पेक्ट में ही बात करते हैं। तो सॉल्वेंट तो लगभग आपका हर केस में वाटर होगा, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा जो भी है। लेकिन इसमें मिक्स कर सकते हैं ना अलग अलग सब्सटेंस जी। क्या मिक्स कर सकते हैं? हम सॉलिड मिक्स कर सकते हैं। ठीक है। हम गैस मिक्स कर सकते हैं, ऑक्सीजन गैस भी मिक्स कर सकते हैं। शुगर मिक्स करेंगे यानी सॉलिड मिक्स करेंगे, और साथ में हम लिक्विड यानी कि कोई एसिड मिक्स कर सकते हैं। तो बताइए अलग अलग सब्सटेंस अगर हम मिक्स करते हैं तो अब क्या अलग अलग अगर हम सब्सटेंस मिक्स कर रहे हैं तो इन सब की सॉल्युबिलिटी एक जैसी होगी या डिफरेंट होगी? डिफरेंट होगी। इसीलिए हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे और साथ साथ ये भी सीखेंगे कि सॉल्युबिलिटी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। खास करके टेम्परेचर और प्रेशर ना बहुत कॉमन है। ठीक है, तो टेम्परेचर और प्रेशर की बात करेंगे। तो हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पहले तो हम सॉल्युबिलिटी को जानते हैं क्या है, फिर सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, फिर के बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और फिर लास्ट में सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, तो हेडिंग दीजिए। एक छोटा सा टर्म जानते हैं सॉल्युबिलिटी। आप लोग 9th क्लास में पढ़े हुए मिक्सचर चैप्टर में सॉल्युबिलिटी। देखो सॉल्युबिलिटी का सिंपल सा डेफिनेशन ये है, क्योंकि बिहार बोर्ड ना आजकल 9 वो पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं हो, सॉल्युबिलिटी का भी डेफिनेशन पूछ लेगा। बिहार बोर्ड एकदम इजी क्वेश्चन पूछता है जो डायरेक्ट होता है, जैसे मोल भी पूछ लेगा। ठीक है, तो और यहाँ पे तो आपको हर डेफिनेशन याद होना चाहिए फॉर बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स का ये सब पूछ सकता है कभी कभी। ठीक है, तो नोट कॉपी में जरूर लिखिए। तो देखिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन, किस में डिजॉल्व होगा जी? इन स्पेसिफाई अमाउंट ऑफ या 100 ग्राम, एक फिक्स अमाउंट के लिए ना बात करेंगे जी। तो वाटर को हम लोग फिक्स कर देते हैं कितना? 100 ग्राम में। 100 ग्राम में जितना मिक्स होगा ना शुगर, उसी को कहेंगे शुगर की सॉल्युबिलिटी है। और अगर सॉल्ट मिक्स होगा तो वो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी। दोनों का अलग अलग होता है कि नहीं? सॉल्ट ज्यादा मिक्स हो जाता है जी, शुगर उतना मिक्स नहीं हो पाता है फास्ट, है ना, वाटर में। तो इसका मतलब कि वाटर दोनों की सॉल्युबिलिटी क्या है? अलग अलग। तो सॉल्युबिलिटी का हम डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे? लिखिए। लिखिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute, maximum amount of solute it dissolve in, maximum amount of solute is dissolve in, is dissolve in, maximum amount of solute 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 is dissolve in, maximum amount of
is dissolved in 100 gram of water, is dissolved in 100 gram of water. It's called solubility. It's called solubility. ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी. अब हम एक एक करके बात करते हैं. पहले हम सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें कर रहे हैं? लिक्विड में. तो लिखिए पहला, इसमें हेडिंग दीजिए सॉलिड इन लिक्विड. सॉलिड इन लिक्विड. ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड. तो अब हम बात कर रहे हैं कि सॉलिड अगर मिक्स कर रहे हैं लिक्विड में, तो बताइए कोई एग्जांपल दीजिए. आप सिंपल सा एग्जांपल जानते हो, शुगर मिक्स विथ वाटर. शुगर में फैन चला लो, तो गर्मी तो लगेगा. शुगर मिक्स विथ वाटर. शुगर मिक्स विथ वाटर. अगर शुगर को आप वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो सॉलिड को आप किस में मिक्स कर रहे हो? लिक्विड में, है ना. सॉलिड इन लिक्विड. अब हम बात करते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी. ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में भी पूछा हुआ है 2 मार्क्स में. ये बहुत ज्यादा पूछता है. व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ कौन? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है. तो यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछेगा, लिखो. मैं छोटा सा लिख देता हूँ. फैक्टर्स अफेक्टिंग द, फैक्टर्स 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ, किसकी सॉल्युबिलिटी? बोलो, मैं मौका देता हूँ तो बोलता नहीं. सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड किसमें? इन लिक्विड. इन वाटर जनरली हम वाटर के फैक्टर्स में बोलते हैं. ठीक है, तो बताइए वाटर में पहला सब देखो, जो हम सॉल्युबल मिक्स कर रहे हैं सॉल्यूट को, उसका नेचर कौन किस में मिक्स हो जाएगा? अगर नेचर दोनों का मिक्स सेम रहे तो मिक्स हो सकता है सब्सटेंस. यानी कि एक रूल आता है लाइक डिजॉल्व लाइक. सेम चीज में मिक्स होती है. जैसे वाटर किस नेचर का है? पोलर की नॉन पोलर? पोलर. वाटर में पोलैरिटी आती है, चार्ज आता है. और जो भी सब्सटेंस पोलर होंगे जैसे NaCl वगैरह, ये सब क्या है? पोलर. तो ये किस में डिजॉल्व होंगे? वाटर में डिजॉल्व हो जाता है. अब समझ में आया कि भाई पोलर में डिजॉल्व हो जाता है. तो पहला आप किसके आधार पे बताओगे? नेचर. किसका नेचर? नेचर ऑफ सॉल्यूट. अगर सॉल्यूट का नेचर किसी सॉल्वेंट के साथ माने वाटर के साथ सेम है तो वो डिजॉल्व उसमें हो जाएगा. इसी को वर्ड यूज करते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक. लाइक डिजॉल्व लाइक. सेम चीज में डिजॉल्व हो जाती है. जो जिस नेचर का, जैसे नहीं होता हमारे फ्रेंडशिप कैसे लोगों से होता है, हमारा खुद का जैसा नेचर है वैसे लोगों से हमारी फ्रेंडशिप ज्यादा होती है. तो इसी को क्या बोलते हैं? लाइक डिजॉल्व लाइक. सिमिलर चीजों में दोस्ती हो जाती है. नहीं, दो जीवन से जो निराश व्यक्ति है, निगेटिविटी वाला, वो दोनों का आपस में खूब जमेगा. और दो जो पॉजिटिविटी है, दोनों बहुत अच्छे सोचते हैं, थिंकर्स हैं, उनका आपस में अच्छा जमेगा. नेगेटिव पॉजिटिव वाला का नहीं जमेगा. वो दोनों अगर दोस्ती हो भी गया तो ज्यादा नहीं टिकेगा. ठीक है, तो लाइक डिजॉल्व लाइक ये मतलब हुआ कि हमारा मतलब जो ये है सॉल्यूट है वो किसमें सॉल्युबल होंगे? अपने सेम नेचर वाले. अच्छा, वाटर का नेचर क्या है फिर? वाटर का नेचर क्या है? पोलर. पोलर नॉन पोलर मतलब चार्ज वाले या ना. तो वाटर पोलर है तो उसके अंदर कौन से सॉल्यूट डिजॉल्व होंगे? पोलर सॉल्यूट. तो आप चाहो तो ये बात लिख लो, पोलर सॉल्यूट dissolve in water. Polar solutes dissolve in water. अच्छा, वाटर में कभी आपका पेट्रोल, डीजल, ऑयल ये सब मिक्स होता है? नहीं. क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कैसे होता है? नॉन पोलर. अब क्योंकि आपको पता होगा पेट्रोल डीजल सब कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं ना जी. ऑक्टेन होता है,
तो ये सब पेट्रोल का कंपोजिशन है। अब बताओ ये सब कभी भी पोलर हुआ है क्या? इसमें कोई चार्ज डेवलप हुआ है? नहीं। तो ये कैसा होता है? नॉन पोलर। तो ये फिर डिजॉल्व किस में होगा? जो नॉन पोलर है। जैसे कि डीजल केरोसिन में मिक्स होता है कि नहीं? आपस में हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों का नेचर कैसा है? सेम है। लेकिन वाटर का कैसा है? पोलर। तो वाटर में वो मिक्स नहीं होगा, वाटर के ऊपर फ्लोट कर जाएगा। आ रहा है समझ में? तो क्यों करता है, रीजन यही समझ गया ना? तो पोलर सॉलिड डिजॉल्व इन किस में? डिजॉल्व इन वाटर, बट इट डज नॉट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए। तो केवल ये इसमें डिजॉल्व होगा, जो जिस नेचर का रहेगा उसी में डिजॉल्व होगा। ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक में डिजॉल्व होंगे, और ये आयनिक वाले आयनिक में, मतलब पोलैरिटी वही हो गया, चार्ज। कोई दिक्कत किसी को? मेन आपसे पूछा जाएगा क्या? ये तो फर्स्ट फैक्टर हुआ। सेकंड, टेम्परेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है जी आपसे कि बताइए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो आप लोग बताइए मुझे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। कहाँ एग्जांपल देखो, कोई एग्जांपल बताओ। स्वीट मेकर को देखो मिठाई बनाते हुए, वो चाशनी जब बनाता है तो उसमें चीनी ज्यादा मिक्स करने की जरूरत होती है, और चीनी को ज्यादा मिक्स करना है यानी कि वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है। अब वाटर में अगर उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है तो आप देखिए वो मिक्स करने दौरान उसको क्या करता है? गर्म करता रहता है, यानी कि उसको टेम्परेचर ज्यादा देता रहता है। इस कारण से उसमें शुगर ज्यादा मिक्स होगा। इसका मतलब तुम समझे कि टेम्परेचर बढ़ाने से solubility of solid in liquid इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। तो लिख लो यहाँ पे एक लाइन, solubility of solid in liquid increases with increase in temperature। solubility of solid, किसकी solubility थी? solid की। किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। solubility of solid increases with increase in temperature। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसकी सॉलिबिलिटी के सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड वो क्या होगा? बढ़ेगा। चीनी ज्यादा मिक्स होगा, नमक भी अगर मिला रहे हैं तो ज्यादा मिक्स होगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, लिखे सब लोग यहाँ तक? बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं। तीसरा टर्म होता है प्रेशर। 2 मार्क्स में आएगा ना, 2 भी लिख दोगे चलेगा, आपको तीनों याद है तो तीनों लिख दीजिए। तीसरा बताइए प्रेशर, बोलिए क्या होगा, आपको क्या लगता है? बोलो, आप लोग कोई बताओगे? प्रेशर क्यों बढ़ाएंगे? तो शुगर ज्यादा मिक्स होगा वाटर में, होगा ना? क्यों नहीं होगा? मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा या घटेगा? देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सुनो, प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉलिड का सॉलिबिलिटी यानी शुगर का सॉलिबिलिटी वाटर में नहीं बढ़ेगा, कोई फायदा नहीं है। इसको जितना चाहो उतना प्रेशर लगा दो ऊपर से। क्यों? क्योंकि जो शुगर होता है, ये सॉलिड होता है, वो नॉन कंप्रेसेबल इन नेचर होता है। जो कंप्रेसेबल होगा वो इसमें मिक्स होगा। जैसे गैस है, गैस पे प्रेशर लगाएंगे तो इसके अंदर आ जाएगा वो CO2 गैस आता है ना कोल्ड ड्रिंक्स में, और उसको हाई प्रेशर पर नहीं क्लोज किया जाता है ताकि जैसे ही खोलो तो वो बाहर आ जाता है। खैर, तो गैस तो कंप्रेसेबल इन नेचर है तो वो आ सकता है इसमें, लेकिन सॉलिड क्या कंप्रेसेबल है? आप इस पे प्रेशर लगाइए, दबेगा, ये टूट जाएगा जी, लेकिन कंप्रेस नहीं होगा। इसका मतलब प्रेशर कोई इफेक्ट यहाँ नहीं लगा सकता है। क्यों नहीं लगा सकता है? बताओ क्यों नहीं लगा सकता है? क्योंकि सॉलिड का नेचर कैसा होता है? नॉन कंप्रेसेबल या अनकंप्रेसेबल इन नेचर। तो इस बात को लिख लीजिए। solubility of solid does not solubility of solid does not depend on pressure. Solubility of solid does not depend on pressure
because solid because solids are incompressible in nature. Solids are incompressible in nature या नॉन कंप्रेसिबल इन नेचर. भाई सॉलिड कंप्रेस हो ही नहीं सकता है, तो वाटर के अंदर कहां से रखोगे उसको? वो टूट जाएगा लेकिन कंप्रेस नहीं होगा. तो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, तो किस पे डिपेंड किया? टेम्परेचर पे. टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ेगा और ये नेचर ऑफ सॉलिड पे भी करेगा. ठीक है, बोले यहां तक कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए. नेक्स्ट क्या है जी? अगला सॉलिबिलिटी किसके रिस्पेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे? गैस के रिस्पेक्ट में ना. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गैस के रिस्पेक्ट में. गैस इन लिक्विड. अच्छा, गैस इन लिक्विड शुरू करने के पहले नेचर में एक और बात हम करते हैं. देखो, ग्लूकोज को जानते हो ना? कुछ लोग हो सकता है आपसे पूछ ले, ग्लूकोज वाटर में सॉलेबल है कि नहीं? है ना. अमोनिया वाटर में सॉलेबल है कि नहीं? अमोनिया भी सॉलेबल है, NH3. ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, ये तो आयनिक कंपाउंड है नहीं, लेकिन फिर भी वाटर में सॉलेबल है. ग्लूकोज भी आयनिक कंपाउंड है नहीं, फिर भी वाटर में सॉलेबल है. ऐसा क्यों? हाँ, पोलर है. ये ग्लूकोज नहीं पोलर है. ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है ना? C6H12. देखिए, एक रीजन और है. आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में. वाटर में क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड आप याद करो, पुराना कॉन्सेप्ट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये 3 एलिमेंट है. अगर बॉन्डिंग करेगा किसके साथ? हाइड्रोजन एटम के साथ. किसके साथ? तो कौन सा फॉर्म करेगा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड. तो आप बताइए, हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें बन सकता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का फॉर्मूला NH3, और ऑक्सीजन और वाटर का H2O और HF. ये सब, क्योंकि इन सब में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड. नेचर सेम हो गया ना जी. अच्छा, NH3 में भी कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड. आपस में दोनों मिक्स हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं. सॉल्युबल हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर सेम. तो जरूरी नहीं पोलर ही हो. कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में. उसका रीजन क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रेजेंस के कारण. ये 10th क्लास में भी क्वेश्चन था आपके, सॉरी 9th में सॉलिबिलिटी में, कि ग्लूकोज और अमोनिया क्यों वाटर में सॉल्युबल है? क्यों सॉल्युबल है बोलिए? क्योंकि वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इस कारण से ये इसमें सॉल्युबल है. ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा ये NH3 ये भी क्या होगा? वाटर में सॉल्युबल है. कोई दिक्कत किसी को? तो एक नोट नीचे चाहो तो लिख लो. देखो, पहले लिख लो नीचे नोट. ग्लूकोज अमोनिया आर soluble in water. ग्लूकोज अमोनिया आर soluble in water. क्यों भाई? क्यों soluble है बताइए? अभी तो आंसर बताया था, बोलते नहीं. हाँ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. तो लिखिए इस बात को, क्योंकि वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों का दोस्ती अच्छा चलेगा. ठीक है, तो आर soluble in water ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रेजेंस के कारण उसमें क्या होगा? वो वाटर में soluble होगा. बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आता है बात? अब आप यहाँ पहचानिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब चीजें बार बार हम पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी में, कि कोई सब्सटेंस वाटर में soluble है या नहीं. आप बताइएगा मुझे. जैसे पहले एक बात बताओ, पहले तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करो कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस में आएगा. दिख रहा है ना किस में आएगा? NOF जब H के साथ हो. ठीक है, तो चलिए आप मुझे बताइए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा इसमें? यस या नो? अच्छा, सब इंतजार करता है ये वो बोलने दो, उसका गलत या सही होगा तो हम बोलेंगे फिर. बोलो ना, अपना अपना आंसर बोलो ना, क्या ही होगा, फांसी थोड़ा मिलेगा. यस या नो, जल्दी बोलो. रैपिड राउंड है, जल्दी फटाफट बोलिए, इतना सुस्त नहीं बोलिए. नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ना नाइट्रोजन है, ना ऑक्सीजन है, ना फ्लोरीन है. बताओ HBr, H2S,
नहीं होगा ना, ये भी इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। इसमें बताइए, हाँ जी, कितने लोग करें यस, हाथ उठाइए जल्दी से। यस, बिल्कुल सही जवाब है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ है तो अल्कोहल में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब बताओ, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो बताइए दोनों आपस में सॉल्युबल होंगे कि नहीं। अब आप जानते हो कि नहीं अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं, होता है, आप तो दिखता ही है अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है। आइए बात करते हैं कुछ एसिड की, ये कौन एसिड है जी, जानते हो ना, ऑर्गेनिक एसिड है वो, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये सॉल्युबल होंगे। आया समझ में क्यों सॉल्युबल है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को जानते हो, CHO, पूछेगा ये वाटर में सॉल्युबल है, आप सोचो कहीं पूछ लिया। अरे सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाँ है, तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वाटर में भी है, वो सॉल्युबल होगा। आ रहा है समझ में, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से आप ऑर्गेनिक्स में हम जब पढ़ेंगे तो आपसे पूछेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, तो उस समय ध्यान रखिएगा कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वाटर में सॉल्युबल होगा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। हाँ, अब बताइए आपका क्वेश्चन क्या है। हाँ ठीक है, तो हम इसके लिए बात कर रहे थे, ग्लूकोज के लिए, ठीक है। हाँ, इसमें तो डिफरेंस आएगा तो क्रिएट होगा। चलो, ग्लूकोज के लिए यहाँ तक कोई दिक्कत, सॉल्वेटी बता सकते हो ना ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के भी हम बता सकते हैं, बाकी हम लोग ये डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, सॉलिड के बाद किसमें सॉलिडिटी पढ़ेंगे, गैस में। तो लिखिए नेक्स्ट, गैस इन लिक्विड। कहाँ आपने देखा है जी, कुछ एग्जांपल बताओगे मुझे जहाँ पे आप गैस लिक्विड में देखे हो, बोलिए। क्या, LPG, उसमें गैस कहाँ, लिक्विड कौन है उसमें, और उसमें गैस कौन है उसमें तो, हाँ सिंपल सा बोलो ना, ऑक्सीजन गैस इज डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होता है ना वाटर। अच्छा, और सिंपल सा एग्जांपल, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स में लिक्विड है ना जी, उसमें कौन सा गैस है, तो जो याद था वो क्या नहीं बताते हो, कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं उसको, ठीक है। बोलिए, कोई बात दिक्कत इसमें, एग्जांपल समझ में आ गया। अब बात आता है कि सॉल्युबिलिटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी, तो लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, इसी में फैक्टर्स अफेक्टिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ, किसकी सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, लिक्विड में कैसा होगा। हाँ जी, जहां पे दिक्कत हो वहीं पूछ लीजिएगा, फिलहाल हम लिखते हैं। और हम बोले थे दो चीज पे तो हमेशा डिपेंड करेगा, कौन कौन, टेम्परेचर और प्रेशर। आप लोग पे भी इफेक्ट करता है कि नहीं, एग्जाम का प्रेशर कैसा इफेक्ट करता है, रात में नींद नहीं आता है, अगला दिन एग्जाम है तो। दूसरा बोर्ड एग्जाम है, खास करके जो कैरियर से रिलेटेड है। और दूसरा टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है, नहीं गर्मी में क्लास आने में कैसा मन करता है, एक बाहर ही जाना हो, अगर टेम्परेचर 40-45 डिग्री तो इफेक्ट करता है हमें, हम बहुत, है ना। तो ये सब चीजें हमें इफेक्ट कर रही है ना, टेम्परेचर और प्रेशर। तो उसी तरह से भाई इन सब्सटेंस को भी इफेक्ट करेगी, कौन, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर या नहीं, ठीक है। तो लिखिए, पहला बताइए, अब हम आप ही से पूछते हैं, टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, क्या लगता है आपको, सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ेगी या घटेगी। हाँ जी, सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए, बोलिए, तुम उसको झूठे गिराएगी, रख दो, क्या है कि उसका जान ले रही है। हाँ बोलो, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। कितने लोगों ने घट जाएगी, हाथ उठाइए, कितने लोग, एक दो, और इधर से किसी का नहीं जवाब, तुम्हारा जी क्या सोच रही है, सवाल सबसे है, बताइए जवाब, बढ़ जाएगी।
अच्छा, कहाँ आप घटते हुए देखे हो, आप बताइए एग्जाम्पल। अच्छा आप भी बताओ, नहीं तो बढ़ जाएगी तो कहाँ, कोई एग्जाम्पल है दिमाग में जहाँ पे आपने देखा है कि टेम्परेचर बढ़ने पे सॉलिडिटी बढ़ती है? अगर है तो आप बताइए और आप भी अपना जवाब दीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। कहाँ देखा है आपने कि टेम्परेचर बढ़ गया तो सॉलिडिटी गैस की घट गई? जिसके भी जो भी आंसर है जल्दी से बताइए। देखो सिंपल सा जवाब, कोल्ड ड्रिंक्स देखे हो, कोल्ड ड्रिंक्स को कहाँ रखा जाता है, उसमें CO2 गैस तो होता है, ठीक। अब अगर कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 गैस है, ठीक है, और उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, फ्रीजर में, फ्रिज में ही रखते हैं ना। मतलब मान के चले कि कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो उसमें सारा CO2 गैस होता है, उसका टेस्ट वैसा ही लगेगा, कभी भी पीजिए वैसा ही लगेगा। लेकिन अगर कोल्ड ड्रिंक्स को बाहर छोड़ दो, मतलब रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो, 25 डिग्री 35 डिग्री, एक दिन बाद उसका टेस्ट कैसा लगता है, वैसा ही लगता है क्या? नहीं, थोड़ा मीठापन आ जाता है, मतलब वो टेस्ट नहीं आता है जो कोल्ड ड्रिंक्स का टेस्ट हुआ करता था। आखिर क्यों? आखिर क्यों? तो देखो उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो उसके अंदर से जो CO2 गैस था वो धीरे धीरे निकल गया, उसकी सॉल्विटी खत्म हो गई, तो उसका टेस्ट वही अब आपको नहीं लगेगा। अब आप इस बात को समझिए कि क्यों निकला। आप एक बात बताओ, अगर ये लिक्विड है और इसके अंदर CO2 या कोई भी गैस, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, तो है तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, बोलो हीट करते गए, इसको हम हीट करते गए तो क्या होगा, पानी भी गर्म होके यहाँ से जगह छोड़कर चला जाता है एक टाइम के बाद 100 डिग्री से, आई गैस रह जाएगा, गैस तो और जल्दी भागेगा, इसको तुरंत एनर्जी मिलेगा, यहाँ से तुरंत ये निकल जाएगा। आप समझे, ये जो कैप बंद था और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, वो गैस धीरे धीरे वहां से निकल गया। तो गैस कब यहाँ रह सकता है, जब टेम्परेचर कम हो। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत? क्योंकि जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, बताइए गैस को क्या मिल गया, काइनेटिक एनर्जी मिला, उसको एनर्जी मिला ना। अब एनर्जी मिला तो वहां रुकेगा, वो तुरंत वहां से वेलोसिटी के साथ निकल लेगा, और वहां से अगर वो निकला तो वहां पे उसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। आया समझ में, सॉलिबिलिटी एक्चुअली टेम्परेचर बढ़ने से घट जाएगी, ठीक है। तो आपका जवाब सही था, लेकिन एग्जांपल ऐसा दे सकते हो कि कोल्ड ड्रिंक्स देखिए जब भी गर्म कर दो, मान लो कोल्ड ड्रिंक्स को गर्म कर दो, आपको ऐसा टेस्ट लगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि उससे जो उसमें कंपोजिशन में जो CO2 गैस मिक्स था वो उससे निकल चुका है, ठीक है। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक्स को कैसे पीते हैं, ठंडा नहीं, ताकि टेस्ट वही लगे, और बोलते हैं लोग चिल्ड दो, नहीं क्यों, क्योंकि उसका टेस्ट वैसा बना रहेगा, उसमें जो गैस है CO2 गैस वो मिक्स होगा। अगर थोड़ा भी उसको गर्म कर दिया तो देखना कि गर्म में वो बात नहीं लगता है जो कि इसमें लगता है, ठीक है। तो लिख लीजिए इस बात को। हाँ, मतलब आप क्या लिखोगे, लिखिए solubility ऑफ गैस, solubility ऑफ गैस, solubility ऑफ गैस decreases, solubility of gas decreases। कब डिक्रीज करेगा जी, डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, लिख लीजिए विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्विटी ऑफ गैस घट जाएगा। बोलो बात समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरा टर्म बात करते हैं, प्रेशर। प्रेशर यानी पी, बताइए प्रेशर को अगर हम बढ़ा दें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी, क्योंकि जो गैस है वो कैसा है, कंप्रेसेबल इन नेचर। आप खूब प्रेशर लगा के उसको करिए डिब्बे में रहो, ये बोतल में रहो, CO2 गैस को हाई प्रेशर पे कंप्रेस किया जाता है ना, कोल्ड ड्रिंक्स में, पता है ना आपको, क्यों हाई प्रेशर पे, कैसे, उसको नॉर्मल कैप से नहीं लगाया जाता, उसको पूरा लॉक कर देते हैं। नहीं, पहले के टाइम में अगर बोतल वाला खोलते हुए तो ओपनर से खोलना पड़ता था, नहीं लॉक रहता था पूरा, वो गैस निकल ना जाए, इसीलिए उसको हाई प्रेशर पे उसमें जबरदस्ती बंद करके रखा गया, वो रहना नहीं चाहता, उसको प्रेशर ज्यादा देके रखा गया। आया समझ में, जैसा तुम लोग टेस्ट देना नहीं चाहता है, प्रेशर लगता है ना, और टेस्ट से दिलवाया जाता है तो प्रेशर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखिए, तो प्रेशर के बढ़ने के साथ बताइए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होती है, इंक्रीज, ठीक है। तो लिख लीजिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, solubility of gas increases
increases with increase in pressure, with increase in प्रेशर इंक्रीज कीजिएगा तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज करेगा। बोलिए कोई दिक्कत इसमें किसी को? आया बात समझ में? आप ये भी रीजन बता सकते हो कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों हुआ जी? क्योंकि गैस कैसा नेचर का होता है? कंप्रेसिबल। अब चाहो तो लिख लो, बिकॉज, एक लाइन इसमें ऐड कर लो, बिकॉज गैसेस आर कंप्रेसिबल इन नेचर, बिकॉज गैसेस आर कंप्रेसिबल इन नेचर। गैस किस नेचर के होते हैं जी? कंप्रेसिबल इन नेचर। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पे 2 मार्क्स का तो समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट पे 2 बार आपके सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2018 में एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या था मैं बताता हूं, आप क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, आंसर आपको ही देना है। किस कॉन्सेप्ट पे है? इस कॉन्सेप्ट पे, टेम्परेचर पे, ठीक है। चलिए बताइए मुझे कि एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन। अच्छा एक बात बताओ, एक्वेटिक एनिमल्स को क्या चाहिए? वो जैसे फिश वगैरह हैं वो पानी के अंदर रहते हैं बेचारे, ठीक। अच्छा उनको वहां ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में चाहिए, ठीक है। तो एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर। देखो एक्वेटिक एनिमल्स ज्यादा कंफर्टेबल कब होते हैं? कोल्ड वाटर में। कोल्ड वाटर में वो आराम से रहेगा। कब कंफर्टेबल होता है एक्वेटिक एनिमल्स? कोल्ड वाटर में। लेकिन पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि गर्म पानी में उतना कंफर्टेबल नहीं होता है? क्योंकि देखिए उसको जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस कब बढ़ेगा बताइए? ऑक्सीजन गैस ये कब बढ़ेगा? जब टेम्परेचर हम क्या करें? घटाएं। टेम्परेचर जैसे जैसे घटाओगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ जाएगी, तो ऑक्सीजन गैस उसमें ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे आपने गर्म कर दिया तो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फिर क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ऑक्सीजन गैस वो क्या होगा? डिक्रीज ना जी। तो वो कंफर्टेबल रहेगा, उसमें आराम से रह सकता है? नहीं। तो वहां पे उसकी गैस के टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसकी सॉलिडिटी बढ़ जाती है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पूछा है कि एक्सप्लेन व्हाई एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर। लिख सकते हो ना? क्या रीजन लिखोगे? बिकॉज सॉलिडिटी ऑफ गैस increases with decrease in temperature. So in case of cold water, amount of oxygen is more. That's why aquatic animals are more comfortable. लिख सकते हो 2-4 लाइन ऐसे, तो इस तरह से लिख लीजिएगा, आपको एग्जाम में मार्क्स, इसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन 2 बार पूछा है, 2018 में और 2012 में। तो मैंने बोला था कि मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताता चलूंगा जो कि एग्जाम्स में पूछते हैं। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट? समझ में आ गया ना? अब यहीं से साइंटिस्ट लोगों की एंट्री शुरू हो जाती है। वो क्या किए, वो जैसे कि बताया कि प्रेशर बढ़ाओगे ना तो सॉल्युबिलिटी गैस की क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसी को ना हेनरी ने आके बताया कि अच्छा ठीक है सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी ना जी, तो इसको एक टर्म दे दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। और यही लॉ क्या कहलाता है? हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ यहां से आएगा गैस इन लिक्विड में। तो नेक्स्ट लॉ क्या हम पढ़ेंगे? हेनरी लॉ। तो वो हम लोग पढ़ेंगे कल। फिलहाल के लिए आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिकॉल कर लेते, फिर क्लास को खत्म करते हैं। आज हमने पहला टॉपिक पढ़ा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। खुश हो लेना बाद में, ठीक है। लोग सबसे ज्यादा दुखी लगता है क्लास करने टाइम होता है, खत्म हुआ, बहुत अच्छा बात है। चलो देखो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आप लोग बताइए जल्दी से, मोल फ्रैक्शन किसको कहेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बोलिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसको कहेंगे? बिना कॉपी देख के बताने की कोशिश करो, अगर नहीं याद है तो फिर देख के बताइए, कोई बात नहीं। हाँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और जिसका निकालना है उसको डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मतलब कहने का मतलब ये रेशियो है, किसका किसका है जी? 1 कंपोनेंट टू टोटल कंपोनेंट। ये 2 कंपोनेंट होता है ना जी, तो 1 कंपोनेंट जिसका निकालना है बाय टोटल कंपोनेंट। समझ में आ गया डेफिनेशन? फॉर्मूला समझ में आ गया? ठीक। और
आपको बताइए सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 होगा। तो एक पता है तो दूसरा निकाल लेंगे ना एक से घटा के, कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं। अब मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होगा, यूनिटलेस। मोल मोल कट गया, यूनिटलेस पहला चीज। इस पे क्वेश्चन हमने किए वो देखे ही आपने, वो घर पे प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा इसको। और आगे बताइए इसके बाद क्या पढ़े, इसके बाद हम लोग सॉलिडिटी पढ़े, किसका, सॉलिड का। तो सॉलिड का देखिए टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है, और प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन गैस की बात करें तो देखिए टेम्परेचर के बढ़ने से घटता है, उल्टा है, सॉलिड के अपोजिट है, टेम्परेचर के बढ़ने से घटता है। कहाँ देखे, कोल्ड ड्रिंक्स का एग्जांपल दे देना, कोल्ड ड्रिंक्स को अगर गर्म कर दे तो उसमें CO2 गैस निकल जाएगा, उसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, प्रेशर के बढ़ाने से बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि गैस कंप्रेसिबल नेचर का होता है। आया बात समझ में, और यहीं से हम लोग हेनरी लॉ पढ़ेंगे। कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना, तो चलिए लाइए होमवर्क दे देते हैं, NCERT बुक दीजिए।